ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर हम लोग मोनोपोली को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, मोनोपोली को डिस्कस जब कर रहे थे तो वहाँ सिंगल मोनोपोली था, और सिंगल मोनोपोली से के साथ जो है वो हमारे पास मोनोपोली का डिमांड कर्व था। मोनोपोली का जो डिमांड कर्व था, ठीक है, हमने इसको डिस्कस कर रहे थे कि मोनोपोली का जो डिमांड कर्व है वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कर रहा होता है। मोनोपोली का डिमांड कर्व लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कर रहा है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास कुछ डिमांड स्केड्यूल गिवन है कि व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीजेस, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस। जिस तरह से प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीज करती जा रही है, आपकी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होती जा रही है। जब प्राइस डिक्रीज होती है, ठीक है, तो हमारा टोटल रेवेन्यू भी इस कंडीशन के अंदर डिक्रीज कर रहा है। इट मींस के ये जो पार्ट है हमारे पास, ये क्या है, ये जो पार्ट है हमारे पास, ये इलास्टिक रीजन के अंदर, ये इलास्टिक रीजन है। ठीक है, जब हमने इसका मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट किया, ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू भी हमारे पास डिक्रीज होता जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, लेकिन उसका जो गैप है वो गैप फॉर्चुनेटली उसका गैप कांस्टेंट है अभी तक, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद जाके उसका गैप भी रिड्यूस हो रहा है। अब आप यहाँ पे देखो कि जो हमने डिमांड तो हमारे पास बना ली है हमने, ठीक है, हमने डिमांड बना ली, हमने कहा डिमांड पे हमारे पास 16 पॉइंट था। डिमांड हमारे पास क्या था, डिमांड हमारे पास 16 पे हम 2 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन जब हमने अपनी प्राइस को रिड्यूस किया तो प्राइस 14 पे आ गई है और डिमांड 3 पे आ गई है। हमने जब इसका टोटल रेवेन्यू चेक किया कि टोटल रेवेन्यू के अंदर कितना जो है वो डिफरेंस आया है, हमने कहा जब हमने 16 से 14 की तरफ लेके गए तो हमारा टोटल रेवेन्यू जो है वो 4 से लूज हुआ है। लेकिन हमने जब क्वांटिटी की तरफ जाएंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू जो है 14 से गेन हुआ है। इट मींस कि वो हमें रिफ्लेक्ट करता है कि हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो 10 से गेन हो रहा है। हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो 10 से गेन हो रहा है। हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जब हम 16 से 14 पे जा रहे हैं तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो 10 से गेन हुआ है, और वो कहाँ है, वो 2 और 3 क्वांटिटी के दरमियान है। ठीक है, हमने कहा हमारा मार्जिनल रेवेन्यू 10 पे है, 10 है और 2 और 3 क्वांटिटी के दरमियान है। इट मींस कि हम यहीं से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, सारे पॉइंट इसी तरह होंगे। हमने कहा यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इट्स कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, यही हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था। आगे हम लोग चलते हैं। हमने मार्जिनल रेवेन्यू और इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट था वो ये बता रहा है जब प्राइस डिक्रीज होती है तो टोटल रेवेन्यू, प्राइस डिक्रीज के साथ अगर टोटल रेवेन्यू भी डिक्रीज हो रहा है, अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है और टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, दोनों का ऑपोजिट रिलेशनशिप है, तो ये क्या बन जाएगा, ये इलास्टिक बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये भी हमने कल देख लिया था। अगर प्राइस पैरेलल चल रही है, अगर प्राइस गिर रही है और टोटल रेवेन्यू भी गिर रहा है, तो ये क्या कहलाता है, डिमांड हमारे पास इन इलास्टिक कहलाता है। अब हम यहाँ चेक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये जो मार्जिनल रेवेन्यू है हमारे पास, ये डिमांड कर्व है, ये मार्जिनल रेवेन्यू है। ठीक है, हमने कहा जब हमारे पास ये मार्जिनल रेवेन्यू, अब देखो मार्जिनल रेवेन्यू हमें क्या समझा रहा है कि जब हम 0 से 5 तक है, जब हम 0 से 5 क्वांटिटी तक है, तो हमने कहा कि 0 से 5 क्वांटिटी तक हमारा जो डिमांड कर्व की नेचर होती है, यानी कि जब स्टार्टिंग से डिमांड कर्व डिक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी को आप इंक्रीज कर रहे हो, प्राइस डिक्रीज कर रहे हो, तो हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो क्या हो रहा होता है, टोटल रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, सॉरी, टोटल रेवेन्यू जो है वो हमारे पास जो है इंक्रीज कर रहा है। हमने कहा कि यहाँ पे, हमने कहा यहाँ तक इलास्टिक है, इस पॉइंट पे आके इट कन्वर्ट इनटू यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, इसके बाद जो रीजन है वो किस में आ जाता है, इसके बाद का जो रीजन है, इसके बाद का रीजन आ जाता है इन इलास्टिक। हमने ये अपनी एक्सरसाइज करके देखी थी कि एक ही डिमांड कर्व के ऊपर, एक ही डिमांड कर्व के ऊपर जो है हमारे पास, एक ही डिमांड कर्व के ऊपर हमारे पास जो है वो बेसिकली क्या हो रहा है, एक ही डिमांड कर्व के ऊपर 3 से 4 पॉइंट्स होते हैं। एक डिमांड कर्व के ऊपर ये इलास्टिक रीजन है, ये यूनिटरी इलास्टिक है, इसके बाद वाला इन इलास्टिक है। अब आप यहाँ पे ये देखो, इस बात को ये नोट करो कि
ये अगर थोड़ा सा रिव्यू करो अपने आप को, ठीक है, कि जब आप, हमने एक बात पढ़ी थी कि जो डिमांड कर्व होता है, जो डिमांड कर्व होता है हमारे पास, उसके जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन जब डिमांड कर्व होता है उसकी इलास्टिसिटी चेंज हो रही है, तो ये उसी बात को ये शो कर रही है, ये उसी बात को ये शो कर रही है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देखो कि फॉर एग्जांपल जब हम मार्जिनल रेवेन्यू से इसका रिलेशन चेक करेंगे, तो फॉर एग्जांपल हमने ये देखा था, जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू था, ठीक है, ये देखें मार्जिनल रेवेन्यू का जो हमारे पास ये चार्ट था, यहाँ पे आप ये देखो कि हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जो है, जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है क्या होता है, ये यार इंक्रीज होती जा रही है, ये इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद इट कन्वर्ट इनटू नेगेटिव में आना शुरू हो जाएगा। वो कौन सा पॉइंट है, आपने कहा कि ये हमें यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है कि 5 तक इट्स इट्स बिटवीन 4 एंड 5, ठीक है, इट्स बिटवीन इट्स बिटवीन 4 एंड 5, मार्जिनल रेवेन्यू 2 पे था, ठीक है, लेकिन जब आप 5 6 7 पे करोगे तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, क्लियर है। अब आप यहाँ पे ये देखो कि जब आप 5 तक हैं तो आपने कहा कि ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्वांटिटी लिखी हुई है। आपने कहा कि जब आप 5 यूनिट तक हो तो मार्जिनल जो रेवेन्यू था वो आपके पास पॉजिटिव है, लेकिन जब आप क्वांटिटी अपनी इंक्रीज करोगे, इट मींस कि जब आप इनइलास्टिक रीजन में चले जाओगे, 5 के बाद कौन सी क्वांटिटी, जो क्वांटिटी होगी वो क्या है डिमांड कर्व के ऊपर, उसने कहा वो इनइलास्टिक है। जब आप इनइलास्टिक रीजन में चले जाओगे तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। अब इस तरह आप भी देखो कि फॉर एग्जांपल जब आपके पास प्राइस डिक्रीज कर रहे हो, प्राइस डिक्रीज कर रहे हो, जब प्राइस डिक्रीज करोगे तो क्वांटिटी आपके पास इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। जब क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो टोटल रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्लियर। जब टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है एज कंपेयर टू दी प्रीवियस वन, वो क्या हो जाएगा, इट कन्वर्ट इनटू नेगेटिव, यानी कि उस फर्म को इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। क्लियर। तो यहाँ पे ये बात समझ में आ गई है। अब आप यहाँ पे देखो कि ये बताने का मकसद क्या है, ये बताने का मकसद ये है कि जो फर्म है, ठीक है, जो मोनोपोली फर्म है, डेफिनेटली बात है कि वो लोअर देन 5 यूनिट वो सोल्ड आउट नहीं करेगी। एक आपको पिक्चर नजर आ रही है कि वो जो है वो सोल्ड आउट नहीं करेगी, वो फर्म जो है वो कितने यूनिट पे रखेगी, क्योंकि उसका मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो कहाँ पे जा रहा है, वो नेगेटिव में जा रहा है। तो वो अपनी जो क्वांटिटी रखेगी वो कहाँ रखेगी, वो लेस देन 5 पे रखेगी। क्लियर है, ठीक है। जी अब सर। अब यहाँ पे आप ये देखो कि ये डायग्राम जो शो कर रही है ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू को कर रही है। अब अगेन हम ये बोल रहे हैं कि जब हमारे पास क्वांटिटी बढ़ती है, जब क्वांटिटी इंक्रीज करते हो, तो क्वांटिटी क्यों इंक्रीज करते हो, उसका रीजन क्या है क्वांटिटी इंक्रीज करने का। क्वांटिटी जब इंक्रीज करते हो तो क्वांटिटी डेफिनेटली बात है, ये आपने पढ़ा हुआ है कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लियर। क्वांटिटी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इट मींस कि जी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, प्राइस है। हमने कहा क्वांटिटी जब प्राइस। इंक्रीज हो रही है तो किसकी वजह से इंक्रीज हो रही है, प्राइस जो है वो डिक्रीज हो प्राइस रही की है। वजह से। ठीक है। अब आप यहाँ पे भी देखो, इससे पहले आपने मार्जिनल रेवेन्यू को चेक किया था, अब यहाँ पे देखो जब आप प्राइस को डिक्रीज कर रहे हो और क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो हमारा टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जो जंप्स हैं, जो गैप्स हैं, इनिशियल ज्यादा, फिर कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, क्या होता जा रहा है, टोटल रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज करता जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये 5 यूनिट के बाद स्टार्ट होगा, ये जैसे ही 5 यूनिट के बाद स्टार्ट होगा,
आप ये देखो कि जो आपका टोटल रेवेन्यू था, यानी कि प्राइस इंक्रीज हुई, यहां तक क्या है, ये इलास्टिक रीजन है। यहां तक क्या है, ये इलास्टिक रीजन है। इसके बाद क्या है, ये इन इलास्टिक रीजन। क्लियर? ये इन इलास्टिक रीजन है। जैसे ही आपने 5 से इंक्रीज करके आप 10 पे चले गए, आपका जो टोटल रेवेन्यू था वो क्या हो गया, वो डिक्रीज होना शुरू हो गया। यानी कि जो उसका गैप था वो इंक्रीज तो हो रहा है। वही एग्जांपल आ गई आपकी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न वाली, कि वो इंक्रीज तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे वो डिक्रीज होना शुरू। किस पॉइंट पे आके डिक्रीज हो रहा है? इट मींस कि उसका मैक्सिमम रेवेन्यू कितना है उसका जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो 5 यूनिट के ऊपर 50 आ रहा है। क्लियर? जी। अब आप यहाँ पे देखो कि ये डिमांड कर्व है, ठीक है, ये हमारा डिमांड कर्व है। हमने बोला कि जो हमारा रेवेन्यू होता है वो किस पॉइंट पे मैक्सिमम होता है, हमने कहा वो यूनिटरी इलास्टिक जिस क्वांटिटी के ऊपर होती है, उस क्वांटिटी के ऊपर जो है टोटल रेवेन्यू जो है हमारे पास मैक्सिमम होता है। हमने कहा हमें कैसे पता चलेगा जब हमारा टोटल रेवेन्यू जो है वो मैक्सिमम होगा तो हमने हमने कहा सॉरी हमने कहा हमारा टोटल रेवेन्यू जो है मैक्सिमम जब होगा टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम जब होगा जब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो जीरो हो जाएगा। क्लियर? हमने कहा मार्जिनल रेवेन्यू हमें कैसे पता चलेगा, हमने कहा मार्जिनल रेवेन्यू जो हमने निकाला, तो मार्जिनल रेवेन्यू यूनिट इलास्टिक जहां पे वैल्यूज होंगी वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो जाएगा। इट मींस कि वो हमें आइडेंटिफाई कर रहा होगा, जो टोटल रेवेन्यू है वो मैक्सिमम पे। क्लियर? जी। ठीक है, ये उसने बता दिया, ये मैक्सिमम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मार्जिनल रेवेन्यू है ये क्या होगा, ये यहाँ पे जीरो। ये जो एक्सप्लेनेशन हम सारी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये फॉर्चुनेटली हमने इलास्टिक साइड के अंदर, आई थिंक अगर आपको याद हो तो हमने वर्बली हमने सारी चीज़ों को पढ़ा हुआ है। अब हमारे पास सेकंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि व्हाट अबाउट द प्राइस ऑफ द मोनोपोली एंड द आउटपुट ऑफ द मोनोपोली का आउटपुट एंड प्राइसिंग क्या होगी। ठीक है, हमने कहा मोनोपोली के आउटपुट एंड प्राइसिंग के लिए, ठीक है, हमने कहा कि ये हमारे पास प्राइसेस हैं, ये हमारे पास आउटपुट है, ये हमारे पास टोटल है। जब ये हमारे पास, हमने इसकी कॉस्ट भी निकाल ली है, ठीक है, ये हमारे पास कॉस्ट भी है, ये उसका मार्जिनल रेवेन्यू है, ये उसका मार्जिनल कॉस्ट निकाल लिया। ठीक है, इसको हम बाद में भी देख सकते हैं। सबसे पहले हमने कहा हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे मैंने आपको इससे पहले भी समझाया था कि मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक दोनों का जो बिहेवियर है अबाउट द प्राइसिंग डिसीजन वो सेम है। तो इट मींस कि हमारे पास क्या होगा कि, अच्छा पहले ये टोटल कॉस्ट को देख लें। ये टोटल कॉस्ट कर्व है, ठीक है, ये इसका टोटल कॉस्ट कर्व है, ये टोटल कॉस्ट है, एवरेज टोटल कॉस्ट नहीं है। टोटल कॉस्ट हमने ऐसे ही बनाया था, ये यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट निकलती है, अगर आपको याद हो, अगर याद हो, आज पता चल जाएगा कितना याद है आप लोगों का, क्विज है। ये क्या होगी, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, और ये हमारे पास फिक्स कॉस्ट है, याद है? जी। ठीक है, ये वही कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे है। हमने कहा कि ये उसकी टोटल कॉस्ट है। ये टोटल कॉस्ट के बाद जब हमने कहा कि उसका रेवेन्यू, अब रेवेन्यू का जो कर्व है वो देखो वैसे ही बनाया हुआ है कि वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो उसके अंदर डिक्लाइनिंग ट्रेंड आना शुरू हो जाता है।
उसके अंदर डिक्लाइनिंग ट्रेंड आना शुरू हो रहा है। डिक्लाइनिंग ट्रेंड का मतलब ये है कि इस पॉइंट पे आके उसका जो टोटल रेवेन्यू है वो क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम। क्लियर? इसके बाद क्योंकि वो डाउनवर्ड होके नीचे आ रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देखो कि ये जो पोर्शन है ये लॉस वाला है, यहाँ से जो पोर्शन है ये लॉस वाला है, ये जो बीच में गैप है, ठीक है, यहाँ क्योंकि टोटल कॉस्ट कम है, टोटल रेवेन्यू ज्यादा है, ठीक है, हमने कहा ये जो पोर्शन है हमारे पास ये हमें शो कर रहा है प्रॉफिट। अब हम ये बोलेंगे कि फॉर एग्जांपल 3 क्वांटिटीज है, ठीक है, ये 3 क्वांटिटीज है, 2, 2, 3 एंड 4। 5 के ऊपर तो हमारे पास क्या हुआ है, 5 के ऊपर तो 0 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। इन 2, 3, 4 में से आप किसको बोलोगे कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमम है, ठीक है। 2, 3, 4 में से किसको बोलोगे आपका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम है? हमने कहा जहां पे गैप ठीक। जिसका वाइट होगा, जिसका गैप जो है वो ज्यादा होगा, हम उस पॉइंट को बोलेंगे कि हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या है, हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम। क्लियर? हमने यहाँ पे आइडिया लगाया कि ये जो जगह है, हमने कहा कि ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम है, ठीक है। हम वापस गए अपने टेबल फॉर्म की तरफ, ठीक है। हमने कहा कि ये ऑब्जर्वेशन तो हमने पीछे भी देखी थी, ये ऑब्जर्वेशन यहाँ तक हमने पीछे भी देखा हुआ था कि मार्जिनल रेवेन्यू आपने कैलकुलेट कर लिया। अब फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमारी टोटल कॉस्ट भी थी, फर्स्ट यूनिट जब 0 यूनिट थी तो हमारे पास टोटल कॉस्ट 12 थी। इट मींस के टोटल कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट कितनी है, 12। वेरिएबल कॉस्ट ऐड हो गई, फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस किया 17, सेकंड यूनिट प्रोड्यूस किया 23, फोर्थ यूनिट प्रोड्यूस किया 30, 40, 55। टोटल रेवेन्यू को माइनस कर दिया टोटल कॉस्ट से तो इकोनॉमिक प्रॉफिट बन गया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो इकोनॉमिक प्रॉफिट कहाँ पे मैक्सिमम है, हमने कहा इकोनॉमिक प्रॉफिट -1, 9, 12, 8, -5। ओके, ये पॉइंट है मैक्सिमम। आपने इसको जाके चेक किया कितने यूनिट के ऊपर मैक्सिमम है, आपने कहा 3 यूनिट के ऊपर मैक्सिमम। आपने कहा कितने यूनिट के ऊपर मैक्सिमम है, आपने कहा 3 यूनिट के ऊपर मैक्सिमम। हमने यहाँ पे जाके दोबारा चेक किया क्या 3 यूनिट के ऊपर मैक्सिमम आ रहा है, हमने कहा जी ये 3 यूनिट के ऊपर जो है वो मैक्सिमम आ रहा है। क्लियर? ये जो गैप है किस पे आ रहा है, ये 3 यूनिट के ऊपर आ रहा है। क्लियर? हमने इसको ये चेक किया तो यहाँ पे जो ये आ रहा था हमारे पास, जो इकोनॉमिक प्रॉफिट आ रहा था ये 12 आ रहा था, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉफिट जो आ रहा था वो 12 आ रहा था जो कि मैक्सिमम है। क्लियर है? तो हमने कहा कि हमारी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, हमारी क्वांटिटी 3 होनी चाहिए। अब हमने कहा कि डेफिनेटिव बात है, क्वांटिटी जो डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, क्वांटिटी जो डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, वो किस तरह कर रहे होते हैं, हमने इससे पहले भी आपको बताया था। जो क्वांटिटी डिटरमाइन कर रहे होते हैं, हमारा क्वांटिटी डिटरमिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, MR इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। क्वांटिटी किस तरह ड्राइव करते हैं, कोई भी मेथड हो, कोई भी आपके पास मोनोपोली का केस हो, मोनोपोलिस्टिक हो, ठीक है, आपके पास क्या है, एम आर। एम आर जब एम सी के इक्वल हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, वो हमारे पास उस पॉइंट पे हमारे पास क्वांटिटी जो है वो डिटरमाइंड हो जाएगी। उस पॉइंट पे हमारे पास क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पे हमारे पास क्वांटिटी डिटरमाइंड हो जाएगी, ठीक है। ये आपके सामने इस वक्त कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है वो गिवन है। ये मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट जो है वो हॉकी शेप है, यहाँ पे पूरी नहीं बनी हुई, लेकिन ये ऐसा ही है, देखें ये वैसे ही बनी हुई है। अब आपके पास यहाँ पे दो कॉस्ट कर्व इज मिसिंग, वन इज डिमांड कर्व एंड अदर वन इज मार्जिनल रेवेन्यू। तो हम वो भी ड्रॉ कर लेंगे। ये डिमांड कर्व आ गया है, ठीक है, और ये आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। क्लियर है? ठीक है। ये मार्जिनल रेवेन्यू और डिमांड कर्व ये हमने अभी सीखा था। ये मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट ये हमने कॉस्ट के चैप्टर में देखा था। अब आप यहाँ पे ये देखें कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ये देखा है कि हमारे पास जो मार्जिनल रेवेन्यू है, ये हमारे पास ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, ये मार्जिनल कॉस्ट है। हमने कहा आउटपुट किस जगह पे डिटरमाइंड होगा, हमने कहा आउटपुट डिटरमाइंड होगा वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज इंटरसेक्ट टू मार्जिनल रेवेन्यू। हमने कहा वो ये पॉइंट,
इस पॉइंट पे हमने क्या कहेंगे, इस पॉइंट पे हम क्वांटिटी को डिटरमाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने कहा ये क्वांटिटी है, ये यहाँ पे क्वांटिटी आ गई। क्लियर? ये देखो ये डॉट जो है, सबसे पहले आप कैसे निकालोगे, स्लाइड पे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप ये देखो कि यहाँ पे आपने क्वांटिटी को डिटरमाइन कर लिया। क्लियर? अब आपको बेसिकली क्या निकालना है, अब आपको प्राइस निकालनी है। आउटपुट आपके पास हो गया, आउटपुट कितना है, आउटपुट आपके पास 3 आ गया। अब आपको प्राइस निकालना है। अब आप ये देखो कि प्राइस निकालने के लिए यही क्वांटिटी का जो कर्व है वो कहाँ पे जाएगा, यही क्वांटिटी का कर्व जो है वो जाएगा जनाब डिमांड पे टच कर। क्लियर? जैसे ही डिमांड पे टच करेगा आप वहां पे रुक जाओगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लोगे, विच इज कॉल्ड, ये क्या हो गई, ये आपके पास प्राइस हो गई। क्लियर? आपने कहा अब आपको इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। आपने कहा यही क्वांटिटी का कर्व जिस पॉइंट के ऊपर एवरेज टोटल कॉस्ट से जाके टच करेगा, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमने कहा दिस वन इज कॉल्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, सॉरी एवरेज कॉस्ट, ठीक है। ये प्राइस है, ये जो गैप होगा ये क्या कहलाएगा, ये जो गैप होगा इट्स कॉल्ड प्रॉफिट। क्लियर? ये जो गैप है ये कितना है, ये जो गैप है हमारे पास ये कहेगा ये हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉफिट है, विच इज कितना है, 12 भी आया है, लेकिन वो आप ये देखो कि इकोनॉमिक प्रॉफिट यहाँ पे कितना है, इट्स अ ह्यूज, इट्स कॉल्ड एब नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि जो मोनोपोली का प्रॉफिट है वो कितना है, मोनोपोली का जो प्रॉफिट है वो एब नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर? क्लियर है? आपने क्या देखा, आपने देखा कि अब एज कंपेयर टू दी परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली का जो आउटपुट होता है, आउटपुट भी कम प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और प्राइस भी हायर चार्ज कर रहा होता है, क्योंकि मोनोपोली स्टेज के अंदर है। अगर तो उसने आउटपुट जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, मार्केट में अपनी सप्लाई ज्यादा प्रोड्यूस की है, तो अगर मार्केट में सप्लाई ज्यादा रखेगा तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी कि मार्केट में सप्लाई ज्यादा रखने की वजह से उसकी डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो प्राइस भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट है जो हम डिमांड साइड में हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसने यहाँ पे क्या रखा है, उसने यहाँ पे अपना आउटपुट को कम रखेगा ताकि डिमांड, अपने जो सप्लाई है वो कम रहे, आउट डिमांड ज्यादा रहे। जब डिमांड ज्यादा रहेगी तो उसकी मोनोपोली स्टेटस को कायम रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टास्क है, ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो टास्क है इट्स क्वाइट सिमिलर विद दी आवर प्रीवियस क्लास, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, क्योंकि आपको अब ये देखो कि आउटपुट निकालना आ गया है, यहाँ पे आप आउटपुट बहुत आसानी के साथ निकल सकते हैं। देखो डायग्राम अगर आपको समझ में आ गई है, ये डिमांड है, ये मोनोपोली, ये मार्जिनल रेवेन्यू है, ये एवरेज टोटल कॉस्ट है, ये हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट का है। इस जगह पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट ने इंटरसेक्ट किया, क्वांटिटी आ गई, डिमांड पे हिट की, प्राइस आ गई, एवरेज कॉस्ट पे हिट की, एवरेज कॉस्ट आ गई, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है हमने कहा ये प्रॉफिट का डिफरेंस है। अब फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें अपनी इसी डायग्राम से जो कि हमने मोनोपोली के अंदर हमने ड्रॉ की है, इसी डायग्राम की हेल्प से हमें परफेक्ट कंपटीशन की क्वांटिटी भी ड्राइव करनी है। हमने कहा हमें एक ही डायग्राम के अंदर दोनों की क्वांटिटी को डिटरमाइन करना है, ठीक है। अब हमारे पास आया कि बेसिकली अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म का साइज था उसमें तो हम कहते थे कि वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। हम वहां पे तो कहते थे वो स्ट्रेट लाइन है, डिमांड हमारे पास स्ट्रेट लाइन था। यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो डिमांड कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्लियर? तो फॉर्चुनेटली ये हमने कहा कि ये मार्केट डिमांड है, ये हमारे पास क्या है, ये मार्केट डिमांड है, ये फर्म की डिमांड नहीं है। हमने कहा हम फर्म की डिमांड को नहीं बना सकते क्योंकि वहां पे लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स हैं, ठीक है।
वहां पे हमारे पास लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स हैं, ठीक है, तो वो सॉरी लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स भी हैं और लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स भी हैं। तो जब लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम बेसिकली करेंगे कि यहाँ पे फिर हम मार्केट का बनाएंगे, हम मार्केट का ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि ये जो डिमांड कर्व है ये किसको रिफ्लेक्ट कर रही होगी, ये परफेक्ट कंपटीशन की डिमांड है जो कि मार्केट डिमांड को रिफ्लेक्ट कर। क्लियर? क्योंकि हम हर फॉर्म का नहीं बना सकते। फिर हमने कहा ये सप्लाई है, ये मार्केट सप्लाई है। क्लियर? मार्केट सप्लाई भी है और ये हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट, ये हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट भी है और ये मार्केट सप्लाई भी है। लेकिन हमने तो ये कहा था परफेक्ट कंपटीशन में कि जहां पे एम आर इज इक्वल टू एम सी होगा उस जगह पे आउटपुट डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, उस जगह पे आउटपुट जो है वो डिटरमाइन करते हैं, उस जगह पे आउटपुट जो है वो डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। हमने कहा कि ये मार्जिनल रेवेन्यू जो है ये मार्जिनल कॉस्ट को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है ही नहीं, सॉरी हमारे पास तो यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू लिखा ही नहीं है। अगर मार्जिनल रेवेन्यू होगा भी तो ये तो परफेक्ट मोनोपोली का है, मोनोपोली का मार्जिनल रेवेन्यू ये है। हमने कहा क्या ये उसकी परफेक्ट कंपटीशन की आउटपुट होगी, क्या ये आउटपुट होगी? अगर ये आउटपुट है, हमने कहा ये मार्जिनल रेवेन्यू है, ठीक है, ये मार्जिनल रेवेन्यू है, ये मार्जिनल रेवेन्यू जो है ये हमारे पास, ये जो मार्जिनल रेवेन्यू है ये मार्जिनल कॉस्ट को अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये 3 यूनिट्स है, ये 3 यूनिट्स है, ये तो मोनोपोली का आउटपुट है, ये तो मोनोपोली का आउटपुट है। हमें तो आउटपुट प्रोड्यूस करना है, हमें तो आउटपुट जो है वो यहाँ पे निकालना है जो कि डिमांड साइड का हो, जो कि परफेक्ट कंपटीशन का हो, ठीक है। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे नहीं निकल पा रहा। तो अगर आपको ये याद हो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, मैंने आपको यहाँ पे ही बताया था कि फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको इसीलिए पहले ही सब बता दिया था, मैंने कहा था मार्जिनल रेवेन्यू अगर इक्वल हो मार्जिनल कॉस्ट के, या एवरेज रेवेन्यू इक्वल हो मार्जिनल कॉस्ट के, या प्राइस इक्वल हो मार्जिनल कॉस्ट के, या डिमांड इक्वल हो मार्जिनल कॉस्ट के। क्लियर? मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि ये 4 कंडीशंस हैं हमारे पास। हमें अगर अपने आउटपुट को डिटरमाइन करना है, मार्जिनल रेवेन्यू हमारे पास मिसिंग है इस डायग्राम में, एवरेज रेवेन्यू मिसिंग है, प्राइस मिसिंग है और डिमांड हमारे पास, लेकिन डिमांड हमारे पास है यहाँ। हमने कहा वेयर, ये मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू ये तो हमने देखा था कि ठीक होता है, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू और सॉरी मार्जिनल कॉस्ट और सप्लाई कर्व जो है हमने परफेक्ट कंपटीशन का देखा था कि वो एक ही कॉन्सेप्ट है। तो जिस पॉइंट के ऊपर सप्लाई और यू कैन से मार्जिनल कॉस्ट और डिमांड इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट पे क्या चीज ड्राइव हो जाएगी, उस पॉइंट के ऊपर परफेक्ट कंपटीशन की क्वांटिटी जो है वो ड्राइव हो जाएगी। कितनी क्वांटिटी होगी परफेक्ट कंपटीशन की? परफेक्ट कंपटीशन की क्वांटिटी यहाँ पे आ गई। क्लियर? ये हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन की क्वांटिटी आ गई, ये हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन की प्राइस कैल। क्लियर है? ठीक है। किस तरीके से आई? हमने कहा ये हमने कॉन्सेप्ट को यूज किया, यहाँ पे हमने कहा सप्लाई इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि ये हमने क्या लिया, ये हमने उसी फॉर्म की जो मोनोपोली की हमने बनाया था। हमने कहा अगर यहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फॉर्म होती तो वो किस तरह यहाँ पे काम करती, ठीक है। हमारा जो ऑब्जेक्टिव था हम नॉर्मली इस तरह भी बना सकते थे, ठीक है,